रिप्रोडक्शन क्या है ये चीज सबको पता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है आज, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब प्लांट को लेके, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होगा उसमें हमको मेन जो चीज है वो है गैमेट का बनना एंड गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा हो जाता है प्रोसेस क्या कि उसका फर्टिलाइजेशन। ये दो प्रोसेस का हमको बात करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, यूनिट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए प्लांट में जो है हम लोग इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या यूनिट भी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही ले रहे हैं इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर वो हमारा क्या है, फ्लावर है। क्या है, फ्लावर है। क्योंकि फ्लावर है मेनली ये कंटेन करता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम लोग एक मेल वाले को हम लोग बोलते हैं स्टेमन और इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले फ्लावर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है। तो फ्लावर जो है वो सूट का मॉडिफिकेशन पार्ट है, ठीक है, जो कि प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर ये मेनली चार रोल, चार इन्फ्लोरेसेंस या फ्लोरल ऑर्गन बोल सकते हैं, उससे वो मिलके बना होता है, ठीक है। तो चार में कौन कौन होता है ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में होता है सेपल, ठीक है, और इसको कंबाइंड रहेगा तो इसको बोलेंगे कैलिक्स। दूसरा है पेटल्स, इसको बोलेंगे कोरोला, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एंड्रोसियम, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेमन, और यही जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है प्लांट का मेल पार्ट। मतलब ये कहीं ना कहीं मेल गैमेट को रिलीज करेगा, फॉर्म करेगा। एंड्रोसियम इसका होता है गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम को हम लोग बोलते हैं कार्पेल, इसका बहुत 3 नाम है, कार्पेल है, उसका पिस्टिल, ये 2 नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग को जानना होगा कि ये जो सेपल्स है, पेटल्स है, ठीक है। तो सेपल्स क्या हुआ, तो ये सेपल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेस में प्रेजेंट होता है। जैसे ये है हमारा, ठीक है, फ्लावर, और इसके बेस पे जो कि थैलेमस के अटैच्ड होता है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया सेपल और ये हो जाता है पेटल, ठीक है। तो अगर सिंगल स्मॉल लीफ अगर प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेपल, और अगर ये पूरा यूनाइट को लेंगे इसको हम लोग बोलेंगे कैलिक्स, ठीक है। पेटल्स क्या होता है, थोड़ा वाइड होता है, और पेटल्स का जो, और हाँ एक चीज ध्यान रखना कि सेपल्स के बारे में ये क्या होता है, बर्ड स्टेज, ये प्रोडक्शन ऑफ बर्ड स्टेज होता है, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है कि अगर ये ग्रीन होगा, ठीक है, अगर सेपल्स ग्रीन होगा तो ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस करता है, ठीक है। ये चीज है। दूसरा क्या है, ये जो पेटल्स होता है वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा वाइडर होगा, ठीक है, वाइडर होगा, और ये ब्राइट कलर में होता है, ठीक है, ब्राइट कलर में होता है। पेटल्स जो है वो कैसा होगा, थोड़ा वाइडर होगा, और ये ब्राइट एंड फ्रेग्रेंस इसमें होता है। अच्छा, ब्राइट कलर क्यों होना चाहिए, बताओ संस्कृति, पेटल्स का ब्राइट कलर क्यों होना चाहिए या फिर फ्रेग्रेंस क्यों होना चाहिए? सर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे फर्स्ट में ये ब्राइट जो कलर है
ठीक है, दूसरा फ्रेग्रेंस है, क्योंकि पॉलिनेशन होता है, बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है इन प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अगर और पॉलिनेटिंग एजेंट है मोस्टली, अगर बायोटिक की बात करें तो वो इंसेक्ट्स है, बीज है। ठीक है, ऐसा होगा, ब्राइट एंड फ्रेग्रेंस भी होगा। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब पॉलिनेशन होता है तो एजेंट का बात करना पड़ता है, एबायोटिक एजेंट है, बायोटिक एजेंट है, एजेंसीज एक तरह से काम करता है कि इसी के थ्रू ये जाएगा। तो इसका प्राइमरी फंक्शन है। उसके अलावा पेटल्स जो होता है, बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड्रोसियम एंड गायनेशियम, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और घेर के मतलब बोलते हैं राउंड करके रखता है, उसके अंदर में वो दोनों प्रेजेंट होता है। ये है पेटल्स अप्रोच। ठीक है, एक एक लीफ को अगर हम ले लें तो उसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, और पूरे कंबाइंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है वो हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वो उसका नाम दिया गया है स्टैमन। ठीक है, स्टैमन कंसिस्ट होता है दो पार्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर एंड बोलते हैं तो स्टिग्मा एंड एंथर, सॉरी, फिलामेंट एंड एंथर बोला जाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। ठीक है ना, ठीक है। देखो, अब हम लोग आते हैं एंड्रोसियम पे। एंड्रोसियम, ठीक है, तो एंड्रोसियम पे यहाँ ध्यान देना है कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैमन, और यही जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पार्ट से, एक को बोलते हैं हम लोग एंथर और दूसरे को बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब देखो एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है, और ये फिलामेंट से अटैच होगा नीचे, थैलेमस से ये कनेक्ट होता है, थैलेमस हम लोग बोलते हैं, उससे वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाइलोब्ड होने के कारण इसको डायथिकस भी बोला। इसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन, हम जब इसको ट्रांसवर्सली काट के देखेंगे ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर, तो अगर हम इस तरह काटेंगे तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होगा इस तरह से। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अंदर का जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या नाम दिए, इसका हमको क्या नाम दिए, पॉलन सैक, पॉलन सैक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि पॉलन सैक के अंदर में बहुत सारा लेयर्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग मतलब एक एंथर वॉल भी बोलते हैं, और इसमें कुछ कुछ प्रेजेंट है उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो ये बाइलोब्ड होता है, क्योंकि इसका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जब इसको हम कट करते हैं तो ये जो पॉलन सैक है ये थिकस डाइथिकस है। ठीक है, और ये टेट्रा मतलब भी बोला जाता है, क्योंकि ये 4 इन नंबर पे प्रेजेंट है, ऐसे डाइथिकस 2 पेयर में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला गया डाइथिकस, या एक स्पेस प्रेजेंट कहीं पे होगा उसको थीका बोला जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका नाम हम लोग डाइथिकस या बाइथिकस बोलते हैं, और एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। और हाँ, ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो दो थीका अलग अलग है, ये जो दोनों कनेक्ट होगा एक वहां पे फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। और इसका मेन काम क्या होता है कि डायसेंस में हेल्प करता है। जब पॉलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो इसी पास से कनेक्टिव टिश्यू बोलो या फिर कनेक्टिव फाइबर लो, इसी पास से वो बाहर भी निकलता है। तो ये डायसेंस में हेल्प करता है, क्योंकि जो वॉल यहाँ पे होता है वो स्ट्रेच जो आउट होके, आई एम सॉरी, स्ट्रेच जब होता है
तो पॉलन ग्रैंड वहां से रिलीज करता है। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। ये है तुम्हारा स्टैमन या फिर बोल सकते हो एंथर का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर में पॉलन सेक में वॉल वगैरह है, टैपेटम है, स्पोरेजिनस टिश्यू है, वो हम फिगर बनाएंगे, पहले इसको नोट करो। ठीक है, हो गया इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अब क्या है, ये जो पॉलन सेक है ये कवर्ड होता है एक आर्की स्पोरियल सेल से। आर्की स्पोरियल सेल बोलते हैं, ये कवर्ड होगा। मतलब अगर हम बात करेंगे कि अपर लेयर में तो कॉमन इपिडर्मिस है, सपोज दैट कि ये हम अपर लेयर सबसे लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इपिडर्मिस, कॉमन इपिडर्मिस लेयर वॉल बोलता है। इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर है ये पूरे को बोला जाता है आर्किस्पोरियल, और ये आर्किस्पोरियल फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनस सेल या टिश्यू, और एक को बोलते हैं पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे? पेराइटल सेल। और यही पेराइटल सेल जो होता है अल्टीमेटली फिर ये कन्वर्ट होता है 3-5 लेयर ऑफ वॉल में, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिडर्मिस, एंजाइटी में भी है इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, उसके बाद होता है मिडिल लेयर, और उसके बाद होता है टैपेटम। क्या होता है? टैपेटम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि पेराइटल एंड स्पोरोजिनस सेल जो है, ठीक है, इस पेराइटल एंड स्पोरोजिनस सेल, तो ये तो पेराइटल जो है ये आउटर होगा और ये स्पोरोजिनस इनर होगा, क्योंकि स्पोरोजिनस सेल ही अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं पेराइटल सेल, तो ये क्या बताए, 3 to 5 लेयर ऑफ वॉल बनाता है, आई मीन लेयर ऑफ वॉल बनाता है, जिसका एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम बोला जाता है, जिसका काम है प्रोटेक्शन भी देना और नरिशमेंट भी देना। ठीक है, चलो एक एनसीईआरटी में तुम लोग का लाइन है, देखो वहां पे वो चीज तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पेज नंबर आई मीन चैप्टर का 3rd पेज निकालो, 3rd पेज जहाँ पे फिगर है, देखो देखो तुम्हारा पेज नंबर है 21, और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एंथर का स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, जो ये तीनों लेयर लिखे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप हुआ, ये तुम्हारे सामने है, देखो दिख रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। चलो हम दिखा देते हैं, ये वाला देखो पार्ट तुम लोग सामने रखो। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तीनों का काम क्या है वो भी हम बता देते हैं, समझे। देखो जब ये 4 बाल सेल है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका ये जो पहला 3 लेयर है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और टैपेटम का जो काम है वो नरिशमेंट ऑफ, किसको नरिश देगा, मतलब संस्कृति
नरिशमेंट किसको देगा बताओ? सर टेप्टम, सर Tapetum पोलन nourishment- ग्रेन। पॉलन ग्रेन, या फिर बोल सकते हैं स्पोरोजेनस सेल, क्योंकि स्पोरोजेनस सेल ही अल्टीमेटली मेच्योर होकर क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन बनता है। तो इसको ध्यान रखना। एक्चुअली क्या है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इस लेयर के बारे में हमेशा पूछता है, विथ डायग्राम भी है, तो इनका डायग्राम भी बनाएंगे। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम डायग्राम बना के तुमको दिखा देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, स्पोरोजेनस सेल में ऐसा क्या होता है जो उसको सबसे अलग करता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस वगैरह ज्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो सेल है, तो कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन बना रहा है, तो वो एक तरह का प्राइमरी पॉलन मदर सेल कहलाता है, पॉलन मदर सेल। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर हम बना देते हैं फिगर। ऐसे एनसीईआरटी में भी है, पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर में ही है, नेक्स्ट पेज नंबर में ही जाओगे तो दिखेगा तुमको। नोट कर लिए इसको। इस फिगर के बाद नीचे नोट करना, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है ना, मतलब हो जाएगा तो बताना। यस सर, हो गया। हो गया ना? समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? यस ठीक, सर। तो इसका एक फिगर भी बना देते हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख देना, क्योंकि फिगर का पहला हो गया तुम्हारा एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीसियम, तीसरा है मिडिल लेयर, और ये दो लेयर को हम मान रहे हैं टेपेटम, और ये सबसे लास्ट में जो है, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में ये सेंट्रलाइज्ड होगा, इस तरह से सेंट्रलाइज्ड होता है। ये हो गया तुम्हारा मेनली स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, तो ये जो तीन लेयर है हमारे पास, तीनों सामने जो है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करता है। ठीक है,
टेपेटम का काम है नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है, एंड इसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ऐसा होता है। और ये सेंट्रल, ठीक है, स्पोरस सेल प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है, और यही अल्टीमेटली बनाता है पीएमसी, जिसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल, और ये अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मतलब यही एक तरह का ये एक सेल है जो ये काम करता है। ये फिगर एनसीईआरटी में भी है, इसको वहां से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। ऐसे तुमको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीज, ठीक है। एक तो टेपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से, एंथर के स्ट्रक्चर के टॉपिक से ये बहुत ही ज्यादा हिट क्वेश्चन में आता है फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम इसका बात करते हैं एकेडमिक में, तो एकेडमिक में जो इसके बाद का प्रोसेस पढ़ेंगे कि स्पोरोजेनस टिश्यू कैसे पॉलन ग्रेन को बनाता है, ये मैकेनिज्म ज्यादातर पूछा गया है उसमें, ठीक है। ये है, तो यही है तुम्हारा फिगर और ये तुम्हारे फंक्शन। हाँ, टेपेटम का एक और चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज हम लोग बहुत बार छोड़ते हैं, क्योंकि टेपेटम का काम हम लोग जान रहे हैं कि नरिशमेंट करता है स्पोरस सेल को या डेवलपिंग एम्ब्रायो को, ठीक है, वो सही है, वो हम लोग बार बार क्वेश्चन देखते याद रहता है। लेकिन कभी कभी क्या है, ये वाला उसका कैरेक्टरिस्टिक भी पूछता है कि टेपेटम में क्या क्या प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ स्पोरोजेनस सेल और इसमें क्या अंतर है कि स्पोरोजेनस सेल जो होता है वो सेंटर पे होगा, सेंटर पे पेराइटल सेल है, ये सारा पेराइटल सेल है और सेंटर पे स्पोरोजेनस सेल है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर साइड वाइज में कुछ ऐसा दिखाता है, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ भी है, न्यूक्लियस यहाँ भी है, दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका दोनों का कंफ्यूजन बस इसका लोकेशन दूर करता है, नहीं तो और कैसे पता नहीं चल पाएगा कौन पैटर्न है, कौन स्पोरोजेनस सेल किसको हम बोलेंगे। फिगर के अकॉर्डिंगली सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसको सेंटर पे ध्यान रखना है, स्पोरोजेनस सेल जो कि प्रेजेंट इन लिखे हैं सेंटर, दूसरा पीएमसी क्योंकि पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, और यही अल्टीमेटली मैच्योर होकर क्या बना देता है, पॉलन ग्रेन, यही है, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। हो गया सर। हो गया, हो गया, समझ गए? यहाँ कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो? नहीं सर। नहीं ना?
और एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, हाँ, कैसे ये स्पोरेंजियस सेल जो होता है, ये हम लोग का फॉर्मेशन कैसे ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट करता ही है। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में स्पोरोजेनस सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मदर सेल। यहाँ पे सबसे पहले माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस होके एक मान लिया जाए ये स्पोरोजेनस सेल है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट होता है। तो जब ये माइटोसिस होता है, ठीक है, जब ये माइटोसिस होता है तो एक मदर सेल जो है वो टेट्राड में कन्वर्ट हो गया। किसमें हो गया? टेट्राड, इसको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, अब ये टेट्राड जो क्योंकि देखो एक ही सेल का डिवीजन हो रहा है माइटोसिस होके, जब ये टेट्राड में हो जाता है ये चार चार मतलब 4 सेल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक्चुअली 4 वॉल बीच में रहता है, 4 न्यूक्लियस अलग अलग हो जाता है, जो एक तरह का सेल दिख रहा है। और ये जो वॉल है इसको हम लोग बोलते हैं कैलोज वॉल। कैलोज वॉल से ये अलग हो गया। अब हर एक टेट्राड, ऐसे तो ये हम साथ में दिखा रही है, हर एक अलग अलग वहां पे रहता है टेट्राड में, और ये हर एक टेट्राड में फिर कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस। और ये मियोसिस होके यही प्रोसेस है। ठीक है, पहला हम क्या बनाए बताए कि पहला हम तुमको क्या बताए कि स्पोरोजेनस सेल जो है वो प्राइमरी मतलब स्पोरोजेनस सेल जो माइटोसिस होता है बहुत सारा, तो प्राइमरी मदर सेल बनाता है, फिर वहां माइटोसिस होके ये टेट्राड, मतलब ईच प्राइमरी मदर सेल डिवाइडेड इनटू पॉलन टेट्राड। पॉलन टेट्राड में ये कन्वर्ट होता है। फिर वहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ? मियोसिस। और मियोसिस होकर क्या कन्वर्ट किया? पॉलन ग्रेन। और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ जो वॉल जो बनता है इस दोनों के बीच में डिवीजन जो होता है वो कैलोज वॉल का होता है। समझ में? यही है इसका। समझे? और जब ये पॉलन ग्रेन बनेगा तो ध्यान रखना इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, नीचे में जो है, नीचे एक पॉलन ग्रेन में 2 पार्ट कन्वर्ट हो गया। एक में हो गया जनरेटिव सेल, उसके बोले क्या बोले? जनरेटिव सेल। और एक बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब देखो जब वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं तो उसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, दोनों में न्यूक्लियस होता है। लेकिन वेजिटेटिव सेल का क्या काम है? क्योंकि ये मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमको दिखा रहे हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तुम लोग को दिखा रहा है कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ध्यान रखना जेनेटिव सेल में जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है वो बहुत ही डेंस्ड होता है और न्यूक्लियस वहां सिंगल है, दोनों जगह सिंगल होगा बट साइज में बड़ा छोटा होता है। ठीक है, जैसे जेनेटिव सेल में न्यूक्लियस है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साइटोप्लाज्म बहुत ही ज्यादा डेंस्ड होता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल वही है। वेजिटेटिव सेल में एक चीज ध्यान रखना कि इसमें वैक्यूल वगैरह भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेजिटेटिव सेल में क्या क्या है। तो हम लोग वेजिटेटिव सेल में 2 चीज होगा, ध्यान रखना। एक होता है लेस साइटोप्लाज्म विथ वैक्यूल, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस भी होगा।
लेकिन जेनेरेटिव सेल में क्या होगा, इसमें जो है डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, विथ न्यूक्लियस, विथ न्यूक्लियस। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस तुमको दिख रहा है। डिफरेंस दिख रहा है कि ऊपर वाला जो है इसमें वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें वैक्यूल्स नहीं है। तो जनरेटिव सेल जो है एज ए गैमेट काम करता है, एज ए वहां पे हम लोग ले सकते हैं कि मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन पूरा एक मेल गैमेट है, लेकिन उसमें भी दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि एक जेनेटिव सेल डिवाइडेड वेजिटेटिव। तो गैमेट सेल, यहाँ पे जेनेटिव सेल को ही हम लोग बोल देते हैं गैमेट सेल, मेल गैमेट सेल या पॉलन ग्रेन हम लोग बोल सकते हैं मेल गैमेट सेल। एक्चुअली गैमेट सेल बोला गया, ये पूरा एक पॉलन ग्रेन है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर बता, ये है मेल गैमेट, लेकिन उसके अंदर में क्या होता है वो देखना है, उसके लिए वही बोलते हैं जेनेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो अगर रहेगा तो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, नरिशमेंट ऑफ गैमेट सेल, गैमेट सेल। क्योंकि जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जो प्रोसेस होता है वो तो एक एंडोस्पर्म है ही जो हमला कर डबल स्टेटस से बनता है, और इसमें भी ये काम करता है, मतलब गैमेट के रहते हुए भी ये काम करेगा। जेनेटिव सेल एज ए गैमेट काम करता है, वेजिटेटिव सेल का जो पार्ट है उसमें वैक्यूल्स वगैरह ज्यादा होगा, तो वहां पे वो क्या कर लेगा, वो उसको नरिशमेंट देने का काम करता है। किसको करेगा, जेनेटिव सेल को, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, ये वाला स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हो गया, और ये जो होता है ये तुम्हारा मैकेनिज्म है पॉलन ग्रेन के जो अंदर में है स्ट्रक्चर वो। अब हम इसका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मतलब बाहरी जो है, जो एक्साइन इंटाइन है वो देखेंगे। ये पॉलन का स्ट्रक्चर में ही आएगा, ठीक है ना, इसको अलग मत समझना, क्योंकि ये पॉलन के अंदर का पार्ट बताएं, एक्साइन इंटाइन हम पढ़ेंगे, तो एक्साइन अपर लेयर, और ये समझ लो इंटाइन ही है। इंटाइन में यही चीज होता है, इसमें न्यूक्लियस जो है इरेगुलर न्यूक्लियस हो जाएगा। जैसे हम न्यूक्लियस को वहां पे लिखे नहीं है, बट हम लिख देते हैं कि वेजिटेटिव में इरेगुलर इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है। ये सब क्योंकि नरिशमेंट का काम है, जनरेटिव सेल को देना है, तो ये चीज अंदर का, तो ये समझ लो इंटाइन का पार्ट हो गया। कॉलम का दो होता है, इंटाइन एंड एक्साइन, ये इंटाइन का पार्ट हो गया, इसको नोट कर लो। ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ये सब जो लिखने का मतलब मेरा बस एक ही है, ठीक है, कि ये सबसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। वेजिटेटिव सेल में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व यहीं पे होता है, क्योंकि उसको नरिशमेंट वगैरह देना है, तो वैक्यूल वगैरह, इसलिए वहाँ वैक्यूल वगैरह प्रेजेंट होता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये चीज, तो इसको नोट कर लो मैंने।
यस सर हो गया। हो गया? इसमें कोई दिक्कत है बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं समझ में आए पूछ सकते हो, बोलो बताओ। इस पार्ट को अच्छे से देखना है, इसमें कुछ कुछ और पॉइंट है वो हम बताते हैं। जैसे एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, जो ये स्टेज देख रहे हो 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल्ड स्टेज में प्लेस्ड होता है, शेडेड होता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो 2 के तरह की जगह 3 हो जाता है, तो वहां पर जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस माइटोटेकली डिवाइड कर जाता है, तो वहाँ 3 न्यूक्लियस शेडेड हो जाता है। एनसीईआरटी लाइन है, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन डाटा है, ठीक है। इसको तुम अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी वो पूछता है कि अप्रोक्स 60% लिख चुका है 60% एंजियोस्पर्म, ठीक है। और इसका ध्यान से वहां पे तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे, तुमको सब कुछ दिखेगा, एक एक वर्ड वहां से तुमको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी बाहर नहीं बता रहे, इंपॉर्टेंट बहुत है दोनों, 12th में भी पूछेगा और एकेडमिक में, सॉरी मेडिकल में, तो ये सब क्वेश्चन, इस सबसे क्वेश्चन बहुत रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन निकालता है वो लोग अच्छे से, इसीलिए हम ये बता दिए पूरा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी है, तो इसको तुम वहां पे देख सकते हैं। हाँ, एक चीज और है कि जेनेटिक सेल में एक स्पिंडल भी वहां पे होता है, ठीक है, ताकि डिवाइड करने में हेल्प करे, वो सब वहां पे प्रेजेंट है, वो सब को भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। पॉलन ग्रेन का जो इंटरनल है यही स्ट्रक्चर है, हम लोग एक्सटर्नल जो लेयर पढ़ने वाला है एक्साइन एंड इंटाइन, वो छोटा सा है उसमें, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि एम्स लेवल तक में वो सब क्वेश्चन आता है, वो हम बताएंगे। ये इंटरनल है, तो इंटरनल वाला पार्ट अब हम नहीं बताएंगे क्योंकि साथ में ही बता दिए, ठीक है। एक मैच्योर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के केस में एक लेयर, आई मीन एक तरह का वॉल प्रेजेंट होता है, एक तरह का वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन 2 वॉल है, एक को बोलते हैं एक्साइन और एक को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। तो एक्साइन और इंटाइन क्या है? तो एक्साइन और इंटाइन के लिए तुमको ध्यान देना होगा कि ये जो एक्साइन और इंटाइन है, ये किसी ना किसी चीज से बना है, मतलब ये एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है, समझे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक्साइन इंटाइन का, तो एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन जो है ये एक हम बोल सकते हैं एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बनता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है, ये रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट किससे किससे करेगा? तो हाई टेम्परेचर में करेगा, एल्कलिनिटी में कर जाएगा, ठीक है। कोई भी इसमें केमिकल अगर डाल रहे हैं तो उसको, मतलब एक तरह का ये प्रोटेक्टिव वॉल है, इस तरह से हम समझेंगे, ठीक है। एक तरह का क्या है? प्रोटेक्टिव वॉल है, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बनता है, ठीक है। और इंटाइन जो बनता है वो पेक्टोसेलुलोज से मिलके बनता है, आई मीन ये दोनों इसमें जरूरत पड़ता है, ठीक है। इंटाइन के बाद का जो पार्ट है वो हम पहले बताए, जो जनरेटिव एंड वेजिटेटिव का स्ट्रक्चर बनाए थे, वो हम नहीं बता रहे ये। अब देखो इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम पूछे कि पॉलन ग्रेन, ठीक है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक फैटी एसिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल सकते हो, फैटी एसिड से मिलके बना है, वो हम लिख ही देते हैं, फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है, जिसका नाम हम स्पोरोपोलेनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड है वीवीआई, इसीलिए क्योंकि ये एम्स के लेवल तक में क्वेश्चन पूछा है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है नीट में, बस उसी का लैंग्वेज वगैरह घुमा दिया और डायरेक्टली एकदम ऑप्शन में लिखा रहेगा, भले उसका लैंग्वेज कुछ और रहता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि एम्स का जब एग्जाम होता है तो वो सबसे ज्यादा लैंग्वेज पे ही काम करता है, कॉन्सेप्ट वही रखता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर वो रखेगा, ठीक है। कोई भी एम्स एस्पिरेंट से तुम जाके उनका इंटरव्यू वगैरह पढ़ो, एनसीईआरटी सफिशिएंट है,
उसके अलावा हम लोग इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल पूछता है, इसलिए हम लोग को बोलता है कि नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना चाहिए, एनसीईआरटी को समझना उसका लाइन, क्योंकि वहां पे वो लिखा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि रेसिस्ट करता है हर एक से, टेम्परेचर हाई दो, कोई केमिकल डालो, कोई एंजाइम डालो, कोई एल्कलाइन एसिडिक कुछ भी डाल देते हैं, वो नहीं डिस्ट्रॉय करता है, अंदर के पार्ट को बचा के रखता है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे एक जर्म पोर भी है, जर्म पोर्स भी प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है पॉलिन का, तो यहाँ एक खाली एक स्पेस है, छोटा स्पेस है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। एब्सेंट क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन। क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। बाकी ये सारे लेयर में प्रेजेंट है, सारे लेयर में मतलब चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम एक्साइन बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। अब एक सवाल है कि जब इसको हम लोग किसी चीज से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो इसको कैसे फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैसे पॉलन ग्रेन के अंदर में जाके जर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि गैमेट, मेल गैमेट तो हम देखें अंदर में ही है, जनरेटिव वेजिटेटिव जो भी पार्ट है वो तो अंदर, क्योंकि इसके अंदर का पार्ट वो हम इसके पहले पढ़ाए तुमको। तो ये होता कैसे है, तो इसका आंसर बता सकता है? संस्कृति बताओ कि मान लिया जाए अगर स्पोलोपोलिन का लेयर है, इसको जब हम खत्म नहीं कर सकते हैं, तो इसको कैसे हम टैबलेट्स के फॉर्म में यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कैसे कैसे डिग्रेड करेंगे इसको, क्या रीजन है बताओ? सर जर्म पोर को यूज करते हैं। हाँ गुड। जर्म पोर में हम क्या होता है, स्पोलोपोलिन एब्सेंट है, तो ये पोर्स के थ्रू कुछ भी जाएगा तो अंदर जाएगा, और अंदर से वो उसको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा या फिर डाइजेस्ट कर देगा, जो करना है उसको कर सकता है, और उसका प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो एनसीईआरटी में जर्म पोर तो लिख दिया है, लेकिन उसके बाद आगे का फंक्शन नहीं लिखा है। बस यही सब चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। चलो तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन का दो पार्ट, एक्साइन एंड इंटाइन। इंटाइन जो है पेक्टोसेलोज से बना हुआ है, ये प्रोडक्टिव वॉल है, दोनों वॉल को प्रोडक्टिव वॉल बोलते हैं। ये फैटी एसिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एक बना इसमें कंटेन होता है, इसको स्पोरोपोलिन बोलते हैं। स्पोरोपोलिन रेसिस्ट करता है हाई टेम्परेचर, अल्कलिनिटी, केमिकल, एंजाइम, जो भी वहां पे वर्ड्स है उसको वहां पे मेंशन करना है एनसीईआरटी में। और साथ साथ में जर्म पोर्स रहता है। जर्म पोर्स होने के कारण वहां पे एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिन, और अगर इसको डिग्रेड करना है तो उसके थ्रू कोई भी एंजाइम वगैरह जाएगा या कोई केमिकल जाएगा, अंदर के पार्ट को डिग्रेड कर सकता है, या फिर जो भी फंक्शनिंग वगैरह है पॉलिन का वो अपना करेगा ही करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इसका अंदर में ही है, गैमेट एक तरह का अंदर में ही है। ये काम इसी के थ्रू, इस पोर्स के थ्रू ही अंदर आके ये अपना फंक्शनिंग करना होगा, जो भी मैकेनिज्म वगैरह करेगा। ठीक है, यही है तुम्हारा स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर जो इन टाइम का पेक्टोसेलोज बोले हैं, उसके अंदर का पार्ट जो हम बताए हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, और इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल। तो एक अच्छा सा हम इंटरनल एक फिगर बनाते हैं ताकि उसमें सारा कुछ मेंशन कर दे। एनसीईआरटी में एक एसिमेट्रिक स्पिंडल का भी है, तो क्योंकि वो डिवीजन में हेल्प करता है इसीलिए उसको हम वहां पे नोट लिख देते हैं। ठीक है।
ये तुम्हारा इंटरनल पार्ट, ठीक है ना। ये इसको नोट कर लो। ये दोनों को हम लोग नाम दिए हैं स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म, और हम इसको लिख सकते हैं वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, ये हम लिख सकते हैं स्पोरोडर्म, ये चीज। हो गया। हेलो, यस सर हो गया। हो गया। यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कैसे ये, क्योंकि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट भी एक तरह से बोला जाता है, ठीक है, वो चीज पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पे पॉलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोला गया है, ठीक है। होता क्या है, एक सॉरी, हम लोग पहले और कुछ चीज जान लेते हैं, जैसे पॉलन विएबिलिटी, ठीक है। तो पॉलन विएबिलिटी क्या होता है, बता सकते हो? संस्कृति बताओ। पॉलन विएबिलिटी क्या होता है? सर जो पॉलन का वो होता है सर, मतलब सर कितना वो मतलब हार्ड होता है सर, वैसा टाइप? नहीं नहीं, बताओ। मतलब पॉलन विएबिलिटी मतलब एक ऐसा पीरियड जब तक वो जर्मिनेट ना कर सके, ठीक है, जर्मिनेशन तक के पीरियड को बोलते हैं पॉलन विएबिलिटी, ठीक है। कहने का मतलब कि किसी भी प्लांट के केस में क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है तो उसका एक टाइम पीरियड है, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा, बोलते हैं विएबल, उसका टाइम खत्म होगा, वैलिडिटी खत्म हो गया, इस तरह का वैलिडिटी इज अ विएबिलिटी, ठीक है। कि हाँ, किसी का 30 सेकंड है, किसी का 30 मिनट है, किसी का 1 घंटा है, किसी का 1 दिन है, किसी का 30 दिन है। तो ये जो पीरियड है, मतलब जर्मिनेट होने तक के पीरियड तक में हम लोग उसको पॉलन विएबिलिटी बोलते हैं, मतलब रिलीजिंग के कितने देर तक वो सरवाइव कर सका पॉलन ग्रेन, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, खराब होगा तो पॉलन ग्रेन का कोई काम नहीं आएगा ना।
विएबिलिटी। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं पीरियड फॉर विच pollen grain retain for which pollen grain retain the ability to germinate। मतलब देखो, जर्मिनेट का एबिलिटी को रिटेन करना मतलब उसको बना के रखना कि हाँ हम अगर इतना देर तक हम जर्मिनेट कर सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएंगे, यही होता है रिटेन एबिलिटी। रिटेन का मतलब बचा के रखना। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जो कि हम तुमको बता देते हैं, जैसे राइस व्हीट। राइस, इसको याद रखना, ये इस तरह ये पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछा, ये भी अनसेट है। ये जो रहता है ये 30 मिनट्स तक सरवाइव करेगा। मतलब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, अगर ये 30 मिनट के अंदर में, सॉरी पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और ये 30 मिनट के अंदर में अगर इसको नहीं मिला स्टिग्मा या फिर जो भी हम लोग फीमेल गैमेट, तो ये खराब हो जाएगा। उसके बाद है कुछ ऐसा जो है मंथ तक भी रहता है, जैसे रोसेसिया, लेग्यूमिनोसिया एंड सोलेनेसिया। ठीक है, ये जो है 30 डेज तक इसका वेबिलिटी है। इसको बस याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद इसी देखो अब मतलब कि बोल सकते हैं कि इसका जो प्री मैच्योरेशन या फिर है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है, इन्वायरमेंट पे। इट हाउएवर depends upon environmental condition of temperature and humidity, depends upon environmental condition of temperature and ह्यूमिडिटी पर डिपेंड कर जाता है। साथ साथ में इसका जो पीरियड है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कुछ हम लोग मेथड यूज करके उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसका क्या कैसे करेंगे, तो लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 196 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इसको रखेंगे तो ये ईयर्स तक, मतलब फॉर प्रिजर्व, और ये ईयर्स तक प्रिजर्व इसको कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस से हम लोग क्या बना सकते हैं, पॉलन बैंक। क्या बना सकते हैं, पॉलन बैंक। मतलब कि पॉलन ग्रेन को अगर प्रिजर्व करना है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बाद में अगर ब्रीडिंग कराना होगा तो गैमेट तो चाहिए, तो उसको प्रिजर्व करना ही पड़ेगा, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है बार बार, ये दोनों से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो प्रिजर्व कर ले, सालों साल के प्रिजर्व तक के लिए हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज करते हैं, और इसी प्रोसेस से पॉलन बैंक भी बनाया जाता है। पॉलन बैंक क्यों बनाया गया, क्योंकि किसी भी डिजायर वैरायटी का गैमेट को अगर स्टोर करना है तो स्टोर करेंगे। मान लो राइस का डिजायर वैरायटी है, लेकिन राइस का 30 मिनट तक है, तो इसको बहुत दिन तक कैसे करेंगे, ये लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करके इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा पॉलन विएबिलिटी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है मेडिकल में। आपके बाद पॉलन विएबिलिटी के केस में तुम्हारा एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा एकेडमिक सेशन में, और ज्यादा कुछ नहीं पूछता, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चलो इसको देखो, फिर पॉलन एलर्जी बताते हैं।
यस सर हो गया? हो गया? चलो अब यस हम लोग आगे, हाँ संस्कृति, सर नहीं यस सर, कुछ बोल रहे क्या? संस्कृति को हम देखो वो चली गई क्या? नहीं है, सिर्फ सुनिधि है। मुकुल भी ठीक है, कुछ कारण से निकल गया। वो शायद उसका नेटवर्क का इशू हो सकता है। चलिए ठीक। चलिए सुनिधि ध्यान देना, पॉलन एलर्जी। तो पॉलन एलर्जी जो है वो क्या, एलर्जी समझ रहे हो, मतलब ड्यू टू पॉलन। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी एलर्जी के केस में रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब पॉलन एलर्जी का एक एग्जांपल है। स्किन वगैरह, तो स्किन तो खैर सनलाइट से होगा, बट रेस्पिरेटरी वगैरह, अस्थमा वगैरह जो है पॉलन एलर्जी से ही होता है, पॉलन ग्रेन से ही होता है। ठीक है, स्पेशली एनेमोफिलस से होगा, समझे। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल इन द सेंस कि बस हम डायरेक्टली पॉलन एलर्जी का एग्जांपल, एक है कैरोट ग्रास पॉलन एलर्जी। उसमें क्या है, कैरोट ग्रास, कैरोट ग्रास एक है जो इंडिया में एज ए एलर्जी का काम करता है, और एक है पार्थेनियम, एक है पार्थेनियम। ठीक है, और पॉलन एलर्जी जो है स्पेशली एनिमोफिलस इंसेक्ट, एनिमोफिलस जो होता है वो ज्यादा, एनिमोफिलस जो आई मीन प्लांट होता है, स्पीसीज जो होता है वो ज्यादा एलर्जी कॉज करेगा। तो ये हो गया एनिमोफिलस स्पीसीज। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें एग्जांपल जो है डिसऑर्डर जो है, डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो डिसऑर्डर में है तुम्हारा अस्थमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, और रिनी, आर एच आई एन आई रिनिटीज, आर एच आई एन आई टी आई एस रिनिटीज। ठीक है, जो कि तुम्हारा ज्यादा डिसऑर्डर, आई मीन ये सब ज्यादा डिज होता है उससे। ठीक है, तो ये कैरोट ग्रास एंड पार्थेनियम, इसको याद रखना, इसमें बस इतना ही है। पॉलन ग्रेन, पॉलन एलर्जी में बस इतना है, इसको नोट कर सकते हो। पॉलन प्रोडक्ट, ठीक है, पॉलन प्रोडक्ट भी समझ लो क्या होता है। तो पॉलन प्रोडक्ट जो है स्पेशली है वो एक्चुअली बी जो है, स्पेशली क्योंकि पॉलन प्रोडक्ट करने का मतलब है कि मान लो बीज वगैरह जो रिली उसको आने में हेल्प करता है, और इसके बाद कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हारा रटने वाला चीज है। एनसीईआरटी का जो है वो तुम पढ़ के उसमें आराम से देख सकते हो, हम तुमको दिखा देते हैं कहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देख लो, ये वाला, इसको तुम लोग एक बार रीड कर लेना। इसमें सारा पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन एलर्जी एंड पॉलन विजिबिलिटी तीनों का है उसमें। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, उसको स्पेस अच्छे से बस पढ़ के 2-3 पॉइंट निकलेगा। ऐसे तो हम लिख ही दिए। पॉलन प्रोडक्ट में जो है वो मतलब देख लेना, उसमें क्या होता है, एथलीट्स वगैरह भी जो उसको यूज करता है ताकि उसमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है, तो उसमें तुरंत एनर्जी आ जाएगा। तो एथलीट्स वगैरह जो होता है, हॉर्स राइडर्स वगैरह जो होता है, वो सब बहुत ही ज्यादा यूज उसको करता है पॉलन सप्लीमेंट को, क्योंकि वो सेलुलोज होता है, सेलुलोज हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करता है, एनर्जी न्यूट्रन की तरह वो काम करता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलन ट्यूब वगैरह का फॉर्मेशन एंड, क्योंकि पहले हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल के पढ़ने के बाद फिर हम लोग उसका फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब वगैरह देखेंगे। ठीक है, ये आज एंथर का जो पूरा पार्ट था पॉलन ग्रेन का वो खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिस्टिल के बारे में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है सुनिधि, पूछ सकते हैं प्रॉब्लम है तो। नो सर कोई दिक्कत।
ठीक है ना। अब देखो जो भी हम तुमको पॉइंट लिखाए हैं, ठीक है, ये टू द पॉइंट है, थोड़ा उसमें पढ़ना, एनसीईआरटी में पढ़ना। कुछ प्रॉब्लम वगैरह अगर होता है तो फिर बताना, अगर नोट्स का जरूरत पड़ेगा तो बोलना कि सर हमको जैसे पर्टिकुलर जो होता है नोट्स, जैसे इसका क्या कहते हैं, एंथर का जो फॉर्मेशन का था वो अगर उस तरह से चाहिए तो फिर वो हम पीडीएफ बना के भेजेंगे, या नहीं तो हम उसको लिखवा देंगे, ठीक है। जैसा होगा तुम बोलना कि नहीं सर हमको पूरा लिखवा देना, तो यहाँ लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है सुनिधि, आज का क्लास में कोई दिक्कत, एंथर तक समझ में आया? एंथर तक हम लोग आज कंप्लीट किए, मेल पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास फीमेल पार्ट से स्टार्ट करेंगे। बोलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? आज नो पूरा समझ में आया क्लास पूरा? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है फीमेल का स्टार्ट करेंगे, पिस्टल से स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से तुम लोग मतलब तुम रीड करके रखना बायो का जो भी है, उसको देखना क्या प्रॉब्लम वहां से आ रहा है, जो नहीं आ रहा तुम लोग यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है।